हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, राष्ट्र और राज्य। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी, ये वीडियो क्लास 12th के NIOS के बच्चों के लिए बनाई जा रही है और आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र और राज्य। आधुनिक राष्ट्र और राज्य को राजनीतिक संगठन के रूप में बदलने में बहुत लंबा समय लगा। प्राचीन समय में मानव समुदायों में रहता था। स्वभावतः मानव एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता, वह समाज का अभिन्न अंग होता है। अतः अपने जीवन में मानव को कुछ नियमों का पालन करना होता है। प्राचीन समय से अब तक में राजनीतिक संगठन के रूप में बदलने में बहुत समय लगा आधुनिक राष्ट्र को। और मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अपने जीवन में मनुष्यों को बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है और इस सामुदायिक जीवन से धीरे धीरे राजनीतिक समुदायों और राज्यों की स्थापना होती है। अपने प्रारंभिक रूप में राज्य की संरचना सरल थी। उस सरल संरचना से राज्य अब गूढ़ संरचना में विकसित हो चुका है। कालांतर में इसके रूप में बदलाव आता रहा है एवं यह एक सर्वव्यापी संस्था बन गई है। इस अध्याय में आप राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राज्य की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। इसके उद्देश्य दे रखे हैं जो आपको चैप्टर के अंत में करना होगा। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्र और राष्ट्रीयता। लैटिन शब्द नेट से राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। लैटिन शब्द नेट से राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। अतः इन पदों में राष्ट्रीयता का अर्थ है किसी एक जाति विशेष में जन्म या रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होना। यहाँ पर राष्ट्रीयता के अर्थ को ये बताया गया है कि किसी एक जाति या रक्त के संबंध के आधार पर संबंधित होना। वस्तुतः राष्ट्रीयता की यह एक समझ भ्रामक है। आज विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके नागरिक एक ही वंश या कुल से संबंधित रखते हो। यहाँ पर राष्ट्रीयता को जो यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रीयता का अर्थ होता है किसी एक जाति या रक्त के संबंध के आधार पर संबंधित होना। लेकिन आज यह समाज की सोच भ्रामक हो चुकी है, क्योंकि आज विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जिसके नागरिक किसी एक वंश कुल से संबंध रखते हो। सभी राष्ट्रों में भिन्न भिन्न कुलों से संबंधित नागरिक रहते हैं। वंशानुगत शुद्धता बहुत कठिन है, क्योंकि यह अप्रवासियों, अजरजाति तथा अंतकुलीय विवाहों के कारण अशुद्ध होती आ रही है। अतः निश्चित रूप से राष्ट्र का विकास एक मनोवैज्ञानिक घटना है, न कि राजनीतिक या नस्ल आधारित। जो इसका विकास हुआ है लोगों की भावनात्मक मनोवैज्ञानिक से हुआ है, न कि राजनीतिक या नस्ल के आधार पर हुआ है। J.W. गार्नर के शब्दों में राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक रूप से सामाजिक समूह है जो इसकी एकता के बारे में भी सतर्क है। जो J.W. गार्नर थे, उन्होंने ये बताया है कि राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक रूप से सामाजिक समूह है जो कि इसकी एकता के बारे में बताता है। रैमसे मूर के अनुसार राष्ट्र को व्यक्तियों के एक समूह से निरूपित किया जा सकता है। राष्ट्र राष्ट्र क्या होता है, यहाँ पर पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्र यह लोगों का एक समुदाय है जो समान भाषा, समान सांस्कृतिक, साझा इतिहास तथा भावनात्मक रूप से एकता की भावना से संगठित होकर रहते हैं। एक समुदायों में लोग रहते हैं, उसको राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्रीयता ये होती है कि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार हो, उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। जो आपस में स्वयं को कुछ सजातीय घनिष्ठताओं द्वारा अभिन्न महसूस करते हैं। ये घनिष्ठताएं इतनी शक्तिशाली हैं कि इन व्यक्तियों को आपस में बांध कर रखती है तथा अन्य लोगों के अधीन होने या आपस में एकता खो देने पर असंतुष्ट हो जाती है। राष्ट्रीयता का विकास निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक घटना है, या जैसा कि हायक कहते हैं, वस्तुतः ये एकता के प्रति जागरूक एक सांस्कृतिक चेतना है। जो राष्ट्रीयता होती है ये लोगों को एकजुट करके बांध कर रखती है। अगर वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो अपने आप में असंतुष्ट महसूस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीयता का विकास एक मनोवैज्ञानिक घटना है, जिसको हायक भी कहा जा सकता है। राष्ट्र राष्ट्रीयता में अंतर, दोनों के बीच में अंतर क्या है अब हमें ये जान लेते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में बहुत ही सूक्ष्म भेद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही शब्दों की एक शब्द विशेष से उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग इन शब्दों को परस्पर बदलने जा सकने वाले शब्द कहते हैं, परंतु निश्चित रूप से दोनों शब्दों में अंतर है जो कि निम्नलिखित है। इन दोनों शब्दों में बहुत ही अंतर है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है। पहला,
राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। ये एक मनोवैज्ञानिक भाव है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक ही कुल इतिहास, धर्म, रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न होती है। राष्ट्रीयता क्या है? ये एक सांस्कृतिक शब्द है और ये एक मनोवैज्ञानिक भाव है। ये एक फीलिंग है, लोगों की भावनात्मक विचार है जो कि एक ही साथ रहने वाले लोगों के अंदर उनकी इतिहास, धर्म, रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न होती है। एक राष्ट्रीयता के लोगों में एकता की भावना होनी चाहिए। जो जो राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए उनके अंदर उनकी राष्ट्रीयता के प्रति एकता की भावना होनी चाहिए। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनमें कुछ समानता है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग करती है। परंतु राष्ट्र लोगों का एक संगठित एवं व्यवस्थित समूह है। किसी राष्ट्र में व्यक्तियों को जो एक चीज जोड़ती है वह एक होने की भावना है। अतः राष्ट्र एक संगठन का विचार आता है तथा राष्ट्रीयता भावनात्मक का। राष्ट्र वो होता है जहाँ पर एक साथ लोग एक समूह में रहते हैं, उन्हें राष्ट्र कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता वो होता है जो लोगों के अंदर प्रेम की भावना आती है, उसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। मूल रूप से राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक पद है जो केवल राजनीतिक है, जैसा कि हायक हमें बताते हैं। राष्ट्र मूल रूप से एक राजनीतिक पद है जो कि संयोग वंश सांस्कृतिक है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीयता की राजनीतिक और राष्ट्र की सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। राज्य के विकास से यह प्रदर्शित हो चुका है कि एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले भी राज्य हो सकते हैं तथा एक ही राष्ट्रीयता कई राज्यों में भी पाई जा सकती है। राज्य के विकास से यह प्रदर्शित हो चुका है कि एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले राज्य भी हो सकते हैं तथा राष्ट्रीयता कई राज्यों में भी पाई जा सकती है। जैसे कि राष्ट्रीयता, जैसे कि कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं और रह रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक ही धर्म को लेकर प्रेम है, तो यहाँ पर उनकी राष्ट्रीयता आपस में मैच होती है। पूर्व सोवियत संघ में जब वह एक राज्य था, कई राष्ट्रीयताएं समाहित थी। दूसरे उदाहरण, जो पूर्व सोवियत संघ था वहां पर 15 गणराज्य को मिलाकर 15 राष्ट्र थे, लेकिन उनके अंदर एक ही पूर्व सोवियत संघ के प्रति उनके अंदर भावना थी, उनके अंदर एक ही राष्ट्र के प्रति प्रेम था। दूसरा उदाहरण, कोरियन राष्ट्रीयता जो 2 से अधिक राज्यों में विद्यमान है। जो कोरियन था वह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये 2 भागों में विभाजित हो चुका था, लेकिन वहां पे दोनों भागों में अलग अलग लोग रहा करते थे, लेकिन उनके अंदर कोरियन के प्रति ही उनकी राष्ट्रीयता थी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रीयता जो एक से अधिक राज्यों में भी पाई जा सकती है। अतः राज्य और राष्ट्रीयता एक ही साथ पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी। दूसरे अर्थ में राष्ट्र और राष्ट्रीयता 2 अलग अलग शब्द हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता 2 अलग अलग शब्द हैं। कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं कि ये राष्ट्र के निर्माण का आधारभूत तत्व अथवा गुण है, अर्थात राष्ट्र से पहले राष्ट्रीयता का स्थान है। लोगों के एकजुट होने से पहले उनके अंदर उनकी भावनाएं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ बताया गया है कि राष्ट्र से पहले राष्ट्रीयता का स्थान है। इसलिए मूल उत्पत्ति के अनुसार ये दोनों एक जैसे नहीं है। यहूदी राष्ट्रीयता ने यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया है। यदि हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही कुल, भाषा और रीति रिवाज तथा एक ही क्षेत्र की जनसंख्या के सबसे अधिक लोगों के लिए करते हैं, जो वास्तव में हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोग भी एक राष्ट्र है। दूसरी ओर यदि हम राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विभिन्न मानव समुदायों के लिए करते हैं जो कि उस क्षेत्र की जनसंख्या का छोटा सा भाग है, तो हम देखते हैं कि वेल्स एक राष्ट्रीयता है तथा यह ब्रिटिश राष्ट्र का अंग है। राष्ट्रीयता के तत्व घटक। राष्ट्रीयता को इसके घटक पदों में परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। यह एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। जो राष्ट्रीयता है उसको परिभाषित करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वह एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है अथवा व्यक्तिगत विचार। अतः यह असंभव है कि कोई ऐसा समान गुण अथवा निश्चित रुचि हो सकती है जो राष्ट्रीयता में सभी जगहों पर समान हो। कुछ ऐसी चीजें समान हो सकती है जो लोगों के प्रति एक दूसरे के अंदर प्रेम जगाती हो।
अतः हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह विशेष घटक एक अलग राष्ट्रीयता समान है। इस प्रयास में हम यहाँ कुछ घटकों को सूचीबद्ध करते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं, ऐसी क्या क्या घटक है जो लोगों के प्रति आपस में अपने राष्ट्रीयता के प्रति भावनात्मक विचार उत्पन्न करती है। तो पहला क्या है, समान भौगोलिक अवसर। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग राष्ट्रीयता की एक बड़े घटक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही बताया गया है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति आपस में उनके राष्ट्रीयता को लेकर बहुत ही ज्यादा भावनात्मक विचार आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग संभवतः एक जैसी संस्कृति का विकास करेंगे। यही कारण है कि देशों को मातृभूमि या पितृभूमि की तरह देखते हैं। जहाँ पर एक ही क्षेत्र में लोग रहते हैं, ये अपनी संस्कृति का विकास करते हैं और वो अपने देश की मिट्टी को मातृभूमि या अपने पिता की भूमि के रूप में देखते हैं। उनके अंदर हर एक चीज को लेकर उनकी भावनाएं जुड़ी होती है। हम लोगों की देश के साथ पहचान भी देखते हैं। अतः डेनमार्क के लोगों को डैन, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी, भारतीयों को भारतीय, अमेरिका वासियों को अमेरिकी आदि कहते हैं। एक ही क्षेत्र का होना राष्ट्रीयता का एक आवश्यक घटक नहीं है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एक क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके प्रति उनकी राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम होता है। जैसे कि हम अमेरिका वासियों को अमेरिकी के नाम से जानते हैं, डेनमार्क के लोगों को डैन, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी, भारतीय को भारतीय के नाम से। हमें अपने देश, जैसे कि भारतीय लोगों को अपने देश के प्रति बहुत ही प्रेम है, वह अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक ही क्षेत्र का होना राष्ट्रीयता का एक आवश्यक घटक नहीं है, बट यहाँ यही बताया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में होना भी राष्ट्रीयता का एक आवश्यक घटक हो। इसराइल के निर्माण से पहले यहूदी संपूर्ण विश्व में बिखरे हुए थे। एक ही राज्य क्षेत्र के न होने के बावजूद भी वे एक शक्तिशाली राष्ट्रीयता थे। जब इसराइल का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले जो यहूदी थे वो पूरे संपूर्ण विश्व में, दुनिया भर में जहां तहां रहते थे, लेकिन वह एक क्षेत्र में नहीं थे, बट फिर भी उनके प्रति वो एक शक्तिशाली राष्ट्रीयता थे। इसी प्रकार पोल्स लोगों का 1919 से पहले कोई एक राज्य क्षेत्र नहीं था, परंतु वे एक राष्ट्रीयता थे। समान कुलीय समानता का विचार यह दर्शाता है कि किसी राष्ट्रीयता विशेष का संबंधित लोगों का एक समूह अथवा सामाजिक एकता से संबंधित होते हैं। कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि कुलीय शुद्धता से ही राष्ट्र बनता है। वैज्ञानिक तौर पर यह गलत है। उपरोक्त अध्ययन अनुसार अप्रवास, अतजातीय विवाह आदि के कारण कुलीय शुद्धता लगभग असंभव है। आज यह मिथक बन गया है, परंतु यह विश्वास कि लोग एक वास्तविकता या काल्पनिक कुल से संबंधित है। इससे राष्ट्रीयता के विचार में योगदान मिला है। कुलीय समरूपता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समान भाषा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक समरूपता को बल मिलता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कास्ट के लोग होते हैं, ये भी एक राष्ट्र के लिए उनकी भावना, एक दूसरे के अंदर प्रेम और अपने देश को लेकर के उनकी भावना बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। और हमारा अगला टॉपिक क्या है, समान भाषा। नेक्स्ट पॉइंट, समान भाषा। समान भाषा विचार व्यक्त करने का साधन है जिसके माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये राष्ट्रीयता के अन्य घटकों का आधार है। जो समान भाषा है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सभी हिंदी बोलते हैं, तो उनके प्रति लोगों के प्रति हिंदी भाषा को लेकर के, हिंदी राष्ट्र को लेकर के उनके प्रति भावना है। और यहाँ पर ये समान भाषा क्या है कि ये अपने विचार को व्यक्त करने का एक आसान तरीका है। एक जैसी भाषा न केवल एक जैसे साहित्य का होना दर्शाती है, वरन एक जैसी ऐतिहासिक विरासत को भी दर्शाती है। समान ऐतिहासिक अनुभव और समान परंपराएं जो कि साहित्य में झलकती है, ये सब एक ही राष्ट्रीयता के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। एक जैसी भाषा एक सरमत समाज का निर्माण करती है। एक जैसी भाषा ही एक समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। अधिकतम यूरोपीय राष्ट्रों का विकास समान भाषा के कारण ही हुआ था। जो यूरोपीय थे उनका विकास उनकी समान भाषा के कारण ही हुआ था। जैसे कि इंग्लैंड का अंग्रेजी भाषा से, फ्रांस का फ्रेंच भाषा से, स्पेन का
विकास स्पेनिश भाषा से हुआ। जो जो देशों का जो निर्माण हुआ था, जो एक तरह से एक भाषा से लोग बोला करते थे, तो उनका उनका निर्माण हुआ एक अच्छे देशों से, जैसे कि इंग्लैंड का अंग्रेजी भाषा से हो गया। फ्रेंच, जो लोग जो लोग फ्रेंच बोला करते थे, तो उनके देश का नाम फ्रांस रखा गया और उनकी राष्ट्रीयता भाषा फ्रेंच को साबित कर दिया गया। जो स्पेन का विकास स्पेनिश भाषा से हुआ, परंतु यह आवश्यक नहीं है। आज हम कितनी ही द्विभाषीय और बहुभाषीय राष्ट्रों के बारे में जानते हैं, पर यहाँ ये बताया गया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ समान भाषा से ही किसी अच्छे देश का निर्माण हो सके। आज हम ऐसे कितने देशों के कितने राष्ट्रों के बारे में जानते हैं जहाँ पर बहुत तरह की भाषाएं बोली जा सकती है। जैसे कि हम अपने इंडिया को ही ले लेते हैं, यहाँ पर कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में प्रेम है। तथा अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे संसार के सभी भागों में बोला जाता है और इसे केवल इंग्लैंड से ही नहीं जोड़ा जा सकता। जो इंग्लिश है वह एक विश्वव्यापी भाषा है जो कि समाज के बहुत ही से भागों में बोला जा सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जो इंग्लिश है वह सिर्फ इंग्लैंड की ही भाषा है। समान धर्म। धर्म भी राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण घटक है। समान धर्म से राष्ट्रीयता भावना मजबूत होती है। जो समान धर्म है, समान जो कास्ट के लोग हैं, वह भी एक राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण घटक है। समान धर्म से राष्ट्रीयता भावना मजबूत होती है। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट की रक्षा के लिए स्पेन के जहाजी बेड़ों का मुकाबला किया था, परंतु यह भी एक आवश्यक घटक नहीं है। दरअसल आधुनिक समय में राष्ट्रीयताएं बहुधर्मी बन गई है तथा इन परिस्थितियों में धर्म एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है और आम जीवन में धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। धर्म हमेशा जोड़ने वाला घटक ही नहीं होता। समान धर्म के होते हुए भी पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया एवं बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत विभाजन के कारण जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब धर्म ने भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजक घटक के रूप में नकारात्मक कार्य ही किया। यहाँ ये बताया गया है कि समान धर्म होना भी बहुत एक महत्वपूर्ण घटक है, अपने देश की राष्ट्रीयता को मजबूत करती है। क्योंकि भारत में दो तरह के लोग रहा करते थे, हिंदू और मुस्लिम। तो मुस्लिम लोगों ने चाहा कि हमारा एक अपना अलग राष्ट्र बने जहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग रहे, तो यहाँ पर हमारे भारत का विभाजन हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समान धर्म ही होना लोगों के बीच में एकता लाता है, क्योंकि जब पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग ही थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी समान धर्म होने के बावजूद भी पाकिस्तान से बांग्लादेश विभाजन होकर बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत के विभाजन के कारण जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब धर्म ने भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजक घटक के रूप में नकारात्मक ही कार्य किया। पाकिस्तान ने भारत के विभाजन के बाद हमेशा भारत के साथ अच्छा कभी नहीं किया, हमेशा बुरा ही किया। समान राजनीतिक व्यवस्था। किसी राज्य में समान राजनीतिक ढांचे का होना भी, चाहे वह वर्तमान में हो या भूत में, राष्ट्रीयता का एक घटक है। समान राजनीतिक व्यवस्था ही भी एक हमारे राष्ट्रीयता को मजबूत करती है। एक राज्य में लोग कानून के द्वारा एक सूत्र में बंधे होते हैं। एक ही राज्य में इस प्रकार रहने से एकता की भावना उत्पन्न होती है। जो एक राज्य में जो लोग होते हैं, वे कानून के नियमों के द्वारा एक सूत्र में बंधे होते हैं। इस प्रकार से रहना भी एकता की भावना उत्पन्न करता है। विभिन्न संकट की घड़ियों में, जैसे कि युद्ध के टाइम पर, देशभक्ति की भावना का विकास होता है। वास्तव में सरकार विभिन्न तरीकों द्वारा इसे प्रोत्साहित करती है। गिलक्रिस्ट ठीक ही कहते हैं, राष्ट्रीयता या तो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि यह एक राष्ट्र है जिसमें इसका राज्य या क्षेत्र निहित है। जो गिलक्रिस्ट थे वह ऐसा कहा करते थे कि राष्ट्रीयता इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि वह एक राष्ट्र है। यहाँ बिल्कुल सही कहा गया। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, जब लोग ही नहीं रहेंगे, तो राष्ट्रीयता का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर जिसमें इसका राज्य या क्षेत्र निहित है, यह इसलिए क्योंकि यह अपने राज्य या क्षेत्र के साथ राष्ट्र बनने की इच्छा रखती है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? आर्थिक कारक। आर्थिक कार्यकलाप लोगों को एक दूसरे के समीप लाते हैं।
यह तर्क दिया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जनजातियों और कुलों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीयता उभरती है। आदि समाज में राष्ट्रीयता के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मार्क्सवादियों का भी यही विश्वास है कि राष्ट्रीयता आर्थिक कारक के कारण ही उभरती है। जो आर्थिक कारक होते हैं, यहाँ पर भी राष्ट्रीयता को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा ही कारण रहा है। जब मार्क्सवादी थे, उनका ये विश्वास था कि राष्ट्रीयता आर्थिक कारक के कारण ही उभरती है। उनके अनुसार किसी दास युग या सामंती समाज के लिए राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं था। तथा राष्ट्रीयता केवल उत्पादन के पूंजीवाद तरीकों के बाद ही अस्तित्व में आई। निसंदेह आर्थिक घटक राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये राष्ट्रीयता को सहेज कर रखने का भी एक महत्वपूर्ण कारक है, परंतु यह अकेले ही राष्ट्रीयता का निर्माण कर सकता है। जो आर्थिक कारण है, वह एक बहुत बड़ा ही कारण है राष्ट्रीयता को सहेज कर रखने में, और ये अकेले भी राष्ट्रीयता का निर्माण कर सकता है। एक समान अधीनस्थता अफ्रीकी एशियाई देशों में राष्ट्रीय आंदोलन को उभरने में समान अधीनस्थ एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यों ने उन पर आक्रमण किया। इस एक समान अधीनस्थता के कारण ही उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि इसने लोगों में एक होने की भावना जागृत की। भारत में औपनिवेशिक शोषण के कारण समान भारतीय राष्ट्रीयता का उदय हुआ। एक समान होना भी राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत बड़ा ही कारण है, क्योंकि भारत में हमें अपने देश के प्रति कब प्रेम जगा, जब हमारे भारत में औपनिवेशिक कानूनों ने पूरे 2 साल हमारे भारत पर राज किया। उसके बाद ही भारतीय लोगों में एक साथ एकजुट एकता की भावना उत्पन्न हुई। अपने राष्ट्रीयता के प्रति उनके दिल में प्रेम जगा। एक समान राजनीतिक अभिलाषाएं कुछ लोग एक राष्ट्र होने की भावना को राष्ट्रीयता का मुख्य घटक को मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पोल्स नागरिक पोलैंड को चाहते थे। जो कुछ लोग हैं, वे एक राष्ट्र होने की भावना को राष्ट्रीयता का मुख्य घटक मानते हैं। पहले विश्व युद्ध से जो पोल्स नागरिक थे, वे पोलैंड को चाहते थे। इसी प्रकार यूरोप में रहने वाले कुछ अन्य अल्पसंख्यक भी अलग राष्ट्र के इच्छुक थे। जो यूरोप में जो कुछ लोग रहा करते थे, जो कुछ बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनकी जो राष्ट्रीयता थी वह यूरोप ना होकर कुछ अलग राष्ट्रीयता थी। 1919 की पेरिस शांति वार्ता में आत्म निर्णय के सिद्धांतों का स्वीकार किया गया। सभी घटक हालांकि राष्ट्रीयता के विकास में योगदान करते हैं। ये जितने भी कारण थे, वो सभी राष्ट्रीयता अपने देश के प्रति भावनात्मक का विकास में योगदान करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी पूर्णतया आवश्यक नहीं है। वास्तव में राष्ट्रीयता एक व्यक्तिगत भावना है, जिसे किसी वस्तुनिष्ठ घटक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इनमें से किसी एक या अधिक घटक का होना या ना होना यह नहीं दर्शाता कि ये राष्ट्रीयता की भावना है या नहीं। यहाँ पर बताया गया है कि जो राष्ट्रीयता होती है, ये असल में एक व्यक्ति की भावना है। इसे हम किसी भी तरीके से अच्छे से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के अंदर की भावना होती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए थैंक यू।